नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है चुनावी गाइडलाइन, लेकिन बात करेंगे गाइडलाइन कैसे बन रही फांस। निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने नया फार्मूला तय किया है, जिसमें निर्णय लिया है कि बाढ़ के रहने वाले को ही प्रत्याशी बनाया जाएगा, बाहर वाले को नहीं। इस गाइडलाइन ने कई नेताओं के अरमानों पर पानी फेर दिया है। खुद गाइडलाइन बनाने वाली बीजेपी कांग्रेस की गाइडलाइन पर तंज कस रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं इस गाइडलाइन का पालन किया तो कांग्रेस को कई बाढ़ में उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। तो कांग्रेस प्रत्याशी का चयन में देरी पर बीजेपी को घेर रही है। कह रही है, पीसी शर्मा ने कहा जो काम कांग्रेस में रहते सिंधिया करते थे वही अब बीजेपी में कर रहे हैं, इस कारण प्रत्याशी तय नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस फार्मूले का पालन कर पाएगी या नहीं, और क्या सिंधिया की वजह से बीजेपी में देरी हो रही है? मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। आरक्षण की मार झेल रहे कई कार्यकर्ताओं के सामने फिर एक नई चुनौती है। कांग्रेस की नई गाइडलाइन ने लाखों कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दरअसल कांग्रेस में ऐसे कई प्रत्याशी हैं जो अपना वार्ड आरक्षित हो जाने की वजह से दूसरे वार्ड में जाकर चुनाव मैदान में कूदने की तैयारी में लगे थे, लेकिन अब उनका ये सपना भी टूट गया है। कांग्रेस की इस गाइडलाइन पर बीजेपी ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेस के इस फैसले से आधे वार्ड खाली रह जाएंगे। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी में भी गाइडलाइन की कमी नहीं है। एक परिवारवाद और दूसरा उम्र का बंधन। बीजेपी खुद ये स्पष्ट कर चुकी है कि परिवारवाद से परहेज किया जाएगा। वहीं भाजपा भी पार्षद पद के लिए आ रहे लाखों आवेदनों को छांटने के लिए वार्ड में रहने वालों को प्राथमिकता दे रही है। कांग्रेस ने प्रत्याशी चयन में देरी को लेकर बीजेपी को घेरा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया पर निशाना साधा है। मिलेंगे ही नहीं आप, पर आप देख लेना 18 तारीख को आधे से ज्यादा वार्ड खाली होंगे। मेरी बात पे फिर सवाल करना आप जरूर मेरे से। ये लाइन का पालन करेंगे ही नहीं है जो लाइन दी है। वैसे तो किसी भी चीज का पालन करते ही नहीं है। वो यहाँ से निकाल देते हैं एक ऑर्डर कि बाल कांग्रेस बनेगी, फिर वो बॉल की तरफ किधर ढक जाएगी पता नहीं चलता। ऐसे ही ये ऑर्डर है इनका, इस पर पालन नहीं होगा। सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे तब यही स्थिति बनती थी, और वहां पहुंच गए तो वहां भी नहीं निकलेगी। एक तरफ तो बीजेपी कांग्रेस की गाइडलाइन पर सवालिया निशान लगा रही है, वहीं पार्टी में प्रत्याशी चयन की जद्दोजहद में लगी है। पार्टी में प्रत्याशी चयन को लेकर दिग्गजों के बीच पेंच फंसा हुआ है, जिसके बाद बीजेपी मंथन के बाद टिकट देने का दावा कर रही है। अब चूंकि उनकी पार्टी में तो उन्हें मालूम है परिणाम पहले से, इसलिए किसी को भी दे दें। जिनको परिणाम मालूम होता है वो ऐसे ही बांटते हैं जैसे उनने बांटते हैं। हमारा भाव तो सेवा का है ना, और इसलिए सेवा के लिए मंथन करने के बाद टिकट की घोषणा की जाएगी। बहरहाल देखा जाए तो चुनाव कोई भी हो, प्रत्याशी चयन को लेकर खींचतान तो चलती ही रही है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस की गाइडलाइन से पार्टी को कितना फायदा होगा। क्या कांग्रेस अपनी गाइडलाइन पर अमल कर पाएगी? दूसरा सवाल है कि बीजेपी का मंथन कब खत्म होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पिक्चर तो अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो फार्मूले की फांस, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से डॉक्टर गुलरेज शेख, कांग्रेस से हमारे साथ हैं संतोष सिंह परिहार और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। गाइडलाइनें तो बहुत बनती हैं, बीजेपी भी गाइडलाइन बनाती है, कांग्रेस भी बना रही है इस बार तो, और चिंतन शिविर में भी कांग्रेस ने कई गाइडलाइन बनाई थी, लेकिन उनका पालन नहीं हुआ। शायद इसी वजह से नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे हैं कि आधे से ज़्यादा वार्ड खाली रह जाएंगे यदि गाइडलाइन का पालन हुआ। तो गाइडलाइनें बनी हैं, पालन बीजेपी भी कई बार हम देखते हैं कि गाइडलाइन से इतर जाकर टिकट दे देती है। तो ये गाइडलाइनें बनी हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? क्या दावेदारों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है इसलिए गाइडलाइन बनाई जा रही है, या वाकई में अच्छा उपाय है कि जिसका काटना हो गाइडलाइन को आधार बना दो, जिसको देना हो दूसरे तर्क दे दो? चौकसे जी, आपने प्रश्न के साथ ही दोनों उत्तर दे दिए। राजनीति में ये गाइडलाइन इसीलिए तय की जाती है कि एक तो भीड़ कम कर दी जाती है कि जहां एक सीट पे 1 दर्जन दावेदार, उनमें से कुछ बचते हैं, और फिर जिसको देना है उसके लिए एक आध छूट दे दी, एक आध लाइन की, और एक आध को महत्व दे दिया। क्योंकि
ये अंतिम गाइडलाइन इनकी ये समझिए राजनीतिक दलों की कि चुनाव जीतना लक्ष्य है। जब बिल्कुल। इनको किसी भी सीट पर पता चल जाए कि यदि ये गाइडलाइन से टिकट नहीं दिया और सीट हार रहे तो वो गाइडलाइन शिथिल कर देंगे और टिकट दे देंगे। जब तक जीत की उम्मीद है तब तक तो मनमानी है, गाइडलाइन है, सब कुछ है। लेकिन जिस दिन जीत की उम्मीद खत्म हुई उस दिन आप देखो ना, किसी भी पार्टी के कितने उदाहरण हैं, हजारों लाखों बिल्कुल। उदाहरण हैं दोनों पार्टियों के। आप कहें कि हम कार्यकर्ता को टिकट देते हैं, पार्टी के निष्ठावान को देते हैं, तो अभी देखो आप 4 उपचुनाव हुए थे, बीजेपी ने पृथ्वीपुर और जोवट में क्या किया, एक जगह सपा से एक जगह कांग्रेस। और कांग्रेस को कब गाइडलाइन का पालन किया है, किस सीट पे किया है, कब किया है? क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं देश में, राजनीतिक माहौल, कि जब जब जो पावर में रहता है, लहर में है, तो वो अपनी मनमानी करता है, ऊपर से टिकट थोपे जाते हैं। ऐसे ही थोड़ी दल सिमट जाते हैं। कोई किसी को मजा थोड़ी आता है कि कोई दल अच्छा काम कर रहा हो और उसको हम सत्ता से बाहर ही ना करें, बल्कि उसको समेट दें। कांग्रेस एक समय कांग्रेस का टिकट यानी जीत है, ऐसी पार्टी बिल्कुल। थी। लेकिन आज आज क्या हो गई है, 2 राज्यों में बची और कितना वो हो गया। लेकिन उसके बाद सबक लिया है, थोड़ा सा लग रहा है जैसे महापौर के टिकट में उसने सबसे पहले दिए और पार्टी के हिसाब से अधिकतम बेहतर टिकट दिए हैं। तो यदि ये जब माहौल रहता है, जब पार्टी की लहर रहती है, रुतबा रहता है, तब यदि इस तरह के निर्णय लें कि हम अच्छे योग्य व्यक्ति को टिकट देंगे, तो हमें लगता है पार्टियों की दशा न हो। अब भाजपा को आप देख लीजिए कि कितने सालों से राज्य और केंद्र में सरकार है। आपको तो 1 मिनट देरी नहीं करनी थी। आपके पास तो हर सीट पे ऐसे दावेदार होने थे कि इसको इसको किसको टिकट देना। गाइडलाइन के अंदर भी टिकट होने थे और गाइडलाइन के बाहर भी टिकट होने थे। लेकिन आज आप बैठक पे बैठक करते जा रहे हैं और अभी तक जब हम और आप चर्चा कर रहे हैं सूची नहीं आ पाई और दिल्ली गई है सूची, वहां से आएगी। तो ये क्या बता रहा है कि आप एक तरफ विश्व की नंबर 1 पार्टी है, कांग्रेस आपके सामने कुछ है नहीं, इसके बावजूद आपको इतना दिक्कत आ रही है, तो ये क्या है? तो मुझे लगता है कि दल सब उसी हिसाब से चलेंगे। कोई वैसा नहीं है कि कोई अलग से कोई एक सज्जन शक्ति खड़ी हो गई हो देश में कि अब दुर्जनता की कोई जगह नहीं है, तो दुबे जी, क्योंकि उन बहुत नेताओं का क्या होगा जो दूसरी पंक्ति में आने के लिए ललायत थे, एक नहीं दो दो वार्डों से तैयारी कर रहे थे, पहले भी 2-2 बार पार्षद रह चुके थे। उनके अरमानों पर तो पानी फिर ही जाएगा ना इस गाइडलाइन से, या उनको मौका मिल जाएगा, कोई गली निकाल लेगी कांग्रेस। बहुत सारे लोग हैं, अमित शर्मा हैं, मोनू सक्सेना हैं, गुड्डू चौहान हैं, सगीर हैं, ऐसे बीजेपी में भी तमाम नाम है, केवल मिश्रा से लेकर। बिल्कुल। क्या होता है कि मैंने जो जीतने की योग्यता कहा, तो ये लोग ऐसे हैं कि जो सक्रिय पार्षद हैं, जिनकी अच्छी साख है, बीजेपी कांग्रेस में दोनों में कुछ पार्षद ऐसे हैं। अब ये आरक्षण है, यदि आरक्षण नहीं होता तो वो अपने पार्टी से लड़ते, ये उनकी गलती नहीं है, तो एक संवैधानिक व्यवस्था की गलती है। तो इस हिसाब से उन्हें आजू बाजू से दिया जा सकता है। यदि यदि जनता नकारेगी तो हार जाएंगे, अगली बार नहीं दिया जाएगा। तो राजनीति इतना कठिन सब्जेक्ट है चौकसी जी, हम आप कई बार चर्चा लगा के इन विचारों पे आरोप भी लगा देते हैं, लेकिन हम कई बार परिवार में भी लेकिन वो देखते इतना हैं कि कठिन सब्जेक्ट है ना दुबे जी, कि एक फार्मूले से एक बार पास हो जाते हैं, अगली बार वही फार्मूला लागू किया तो फेल भी हो सकते हैं। बिल्कुल। अब मतलब बहुत इसमें हर दिन पढ़ाई है, जैसे आप आईएएस आईपीएस की एक बार पढ़ाई कर लो, हमेशा के लिए फुर्सत। यहाँ तो क्या बोलना, बोलने में यदि चूक गए तो आप गए। और फिर हर दिन इनकी परीक्षा होती है, हर निर्णय, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चाहे सामाजिक हो, किसी प्रकार की परेशानी आ रही तब भी इनकी परीक्षा है, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। तो बहुत कठिन विषय है और कठिन तो विषय है संतोष परिहार जी, लेकिन आपके जो फार्मूले बनते रहे हैं वो बिगड़ते भी रहे हैं। शायद यही वजह है कि नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको तो आधे वार्डों में उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि यदि आपने घोषित कर दिए हैं तो आपको परिणाम मालूम है। उनके यहाँ उन्हें इसलिए मेहनत करना पड़ रही है कि वो तो जीतने वाले कैंडिडेट ला रहे हैं, आपने तो इनको, आपको मालूम है कि हारने वाले हैं, इसलिए टिकट दे दिया फटाफट। सोचिए यदि बीजेपी सूची जारी कर देती और कांग्रेस घोषित नहीं करती तो क्या कहते हैं कि उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा है, कोई आवेदन ही नहीं कर रहा। यही राजनीति है चौकसी जी। हम और आप जैसा सीधा सोचते हैं। आपके एक सवाल का जवाब तो दे ही दिया दुबे जी ने, दूसरा आप पे भरोसा इसलिए नहीं है। जी जी, वो खुद का विधानसभा चुनाव कैसे जीते हैं ये पूरे रिकॉर्ड में दर्ज है। पूरे
विधानसभा नहीं पता कर लेना। ये तो उनका क्या है कि ऐसा लग रहा है कि ईवीएम के अंदर घुस गए वो, तो उनको पूरे रिजल्ट मिले मालूम है। वो तो अभी चुनाव शुरू तो होने दो आप, अभी जनता बताएगी इनको। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है अभी तक जो इन्होंने चुनाव नहीं होने दिए, जो हर बार चुनाव में रोक दिए, चुनाव भी हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। तो उनका तो मुंह है, मुंह चलाने का काम है, सुबह शाम तक मुंह चलाते हुए चलाएंगे। वो तो रिजल्ट बताएंगे ना ब्रजेश जी। मध्य प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है, पूरी नालियों में पूरे जो है सूखा पड़ा हुआ है, पेयजल समस्या है, सीवेज की समस्या है। पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी अधिकारी लूट में लगे हुए हैं, उसका कारण ये कि अभी तक चुनाव नहीं हुआ था। तो अभी तो क्या है, उनका क्या दम्भ बोल रहा है, जनता बताएगी। महंगाई है, बेरोजगारी है, साफ सफाई है, स्वच्छता है। इनका पालन होगा कि नहीं होगा? देखिए, हमने तो पूरे कैंडिडेट घोषित कर दिए, घबरा के अभी तक कैंडिडेट तक घोषित नहीं कर रहे हैं। वहां पे द्वंद्व चल रहा है, सिंधिया जी इधर जा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी निकल गए वहां से। तो ये जो है झगड़े उनमें है। हमने तो पूरे के पूरे एक छोड़ के पूरे डिक्लेयर कर दिए, करो डिक्लेयर, क्या दिक्कत है? आपके पास तो जिताऊ कैंडिडेट हो ना, तो जिताऊ कैंडिडेट को इतने काय के लिए देर लगती? ये बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा है कि अब ये इनने तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, अब क्या है, किसको खड़ा करना है? तो आपस में जुतम प्रचार हो रही है, दिखेगा। और जहां तक ब्रजेश जी रिजल्ट की बात है, पूरी देश की जनता उसके बारे में बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और जो इनका दम है, उनका जो घमंड है, दिन पे दिन लूटे जा रहे हैं पूरे प्रदेश को, पूरे अधिकारी कर्मचारी जो है टापा को रिचार्ज पे चल रहे हैं। तो ये इनके जो घमंड जो बोल रहा है, इसका जवाब निश्चित जनता देगी, क्योंकि जनता ही सबकी मालिक होती है। जनता ही सबकी मालिक भी तो बता दीजिए कि गाइडलाइन का पालन करोगे कि नहीं करोगे, जिसपे आशंका जाहिर हो रही है कि आप कोई गाइडलाइन की पालन नहीं होती कोई भी पार्टी की, लेकिन इस बार होगा। क्या बोल रहे हैं ब्रजेश जी? गाइडलाइन का पालन करेगी कि नहीं करेगी कांग्रेस? गाइडलाइन के माननीय कमलनाथ जी ने बोला है, उसका गाइडलाइन का निश्चित तौर पर पालन किया जाएगा। और माननीय कमलनाथ जी का जो आदेश है, पूरे प्रदेश के अंदर हर वार्ड में हर जगह कार्यकर्ता है, पूरे सब। वैसे भी इसमें कोई शक नहीं है, परिहार साहब के कमलनाथ जी के आदेश का पालन तो मध्य प्रदेश में होगा। भले ही चिंतन शिविर में राहुल गांधी की गाइडलाइन का पालन ना हो, लेकिन कमलनाथ जी का तो होगा। नहीं, राहुल गांधी जी के भी कौन से गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ भैया, आप बता दीजिए। हमने कहा परिवारवाद में हम परिवारवाद को टिकट नहीं देंगे, 5 साल तक जो सक्रियगा उसमें देंगे। तमाम तरह की 9 गाइडलाइनें बनी थी चिंतन शिविर में। आप तो पार्टी के हैं, आपको तो ज्यादा पता होगा मुझसे ज्यादा। आप उसकी क्या, आप ये बताइए ना कि जो भारतीय जनता पार्टी इतना परिवारवाद का दम भरती, क्या जय साहब कौन से परिवार से आते हैं? अमित शाह के लड़के नहीं है क्या? नरोत्तम मिश्रा के लड़के लाइन में थोड़ी नहीं कहा था आपसे कि गाइडलाइन बनाइए, लड़के लाइन में नहीं है, उनकी भी तो गाइडलाइन है ना। उनके भी नड्डा जी बोल के गए ना, वो दिखेगा ना इसके अंदर कितने उनके गाइडलाइन का पालन हो रहा है। युद्धम प्रचार चल तो रही है। देखिए क्या है, मुंह से कहना, मुंह चलाना बहुत सरल है, और जो है जमीन पे करना कठिन है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो मतलब जमीन के आधार पर ही होगी ना टिकट वितरण, तो जमीन पे वो गाइडलाइन भी आएगी, उसका पालन होगा कि नहीं होगा? हर जगह है। अभी देवदत्त जी ने बहुत अच्छी बात करी कि सब चीजें हैं। जिताऊ कैंडिडेट, जो सबसे बड़ी बात देवदत्त जी ने कही है कि चलिए, गुलरेज जी पहली बार में मान लिया उन्होंने कि जिताऊ कैंडिडेट मुख्य रहेगा। गाइडलाइनें तो बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन क्या आपके यहाँ सिंधिया जी के डर से, जो पीसी शर्मा कह रहे हैं कि सिंधिया जी वहां थे कांग्रेस में, तो इस वजह से वहां टिकट वितरण में देरी होती थी, अब आपके यहाँ आ गए तो आपके यहाँ भी वही हालात होगा जो कांग्रेस के थे, उन्होंने तो बांट दिया। चौकसे जी, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि मैं टीवी चैनलों पर था और यही पीसी शर्मा थे, जब सिंधिया जी इनका खेमा छोड़ के गए थे तो बार बार टीवी पर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके कहते थे कि कमलनाथ जी मेजोरिटी प्रूव करने वाले हैं, मेजोरिटी प्रूव करने वाले हैं। अभी देखिए कमलनाथ जी लेके आ रहे हैं अपने विधायक, और हम इनसे जब पूछते थे कि भैया जरा एक काम को तख्तियां लेके मीडिया के सामने ही खड़ा कर दो, तो वो टाई फिस हो जाते थे। और अंततः क्या हुआ, कमलनाथ जी ने इस्तीफा दे दिया। और अभी ये जो भूतम पेजार की बात हमारे संतोष भाई ने की, तो मैं ये कहूंगा कि दिल को समझाने के लिए कांग्रेस ये ख्याल अच्छा है। मुझे कुछ विजुअल्स याद आ गए कि जैसे ही बुरहानपुर में कांग्रेस ने टिकट की घोषणा की थी, तो वहां पर क्या हुआ था और किस किसने इस्तीफे दिए थे। अभी जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए। फिर अभी आपने चौकसे जी एक बात की थी कि उदयपुर का चिंतन शिविर, भाई साहब उस चिंतन में से जो मंथन निकला था
वो उस मंथन के जरिए अमृत निकला था। उस अमृत में क्या क्या निकला था, उसमें सबसे पहले जाखड़ साहब निकले, उसके बाद हार्दिक पटेल निकले, उसके बाद कपिल सिब्बल निकले, और हुआ क्या कि जो 2/3 अमृत था वो भारतीय जनता पार्टी में आ गया, चाहे जाखड़ साहब हो या फिर हार्दिक पटेल हो। मतलब समझ अभी मंथन वो करते हैं और अमृत आप पी जाते हो, विष और जहर उधर ही छोड़ जाते हो। विश वहां पे रहता है, विश वहां रहता है, हमारे पास आता है। इसलिए आपके विधायक ने वोटिंग कोर्ट की क्रॉस करी वहां पे राजस्थान में। जब आप बोल रहे थे, ये नहीं कह रहा था। फिर दूसरी बात, आपके पास ये आप जो है ना, आ रहा हूं संतोष जी, आपके पास आऊंगा। करता जब आप देवदत्त जी बोले तो come on, प्लीज। आप जो सिंधिया संतोष की जी, जो बात है ना, देखिए आप जब बोल रहे थे वो बड़े धैर्य से सुन रहे थे, जाखड़ जी भी आप रखिए, देखिए क्या है, आप सुन तो लीजिए फिर जवाब दीजिए। कभी कभी डिस्टर्ब नहीं करता। जी बोल रहे जी, बोलिए। खैर अभी जो बात हो रही थी ऑन अ वेरी सीरियस नोट कि भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट्स में देरी हो रही है, तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट आज के समय टिकट नहीं है, बल्कि वो लोकसभा से लेकर तो जनपद तक भी एक जिसको कहते हैं एंट्री पास वो होता है। और इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सारे, मतलब अगर मेरा आप बुके देखें तो इतने सारे फूल है कि मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा फूल मैं सजाऊंगा जनता के सामने जो सबसे अच्छी महक दे, तो वो महक वाले फूल का विषय है। और अच्छे से अच्छा बहुत खुशबूदार फूल आपके सामने परोसा जाएगा। मेरे गुलदस्ते में तो बहुत फूल है। गुलदस्ते में तो बहुत सारे फूल होते हैं, कैसे पहचानो गुलदस्ते से कौन से फूल की कौन सी खुशबू है। और गुलरेज जी, आप भी सबसे पहले प्रत्याशियों का घोषणा करते थे, हर विधानसभा लोकसभा में कांग्रेस से बाजी मारते थे, आज पिछड़ रहे हैं तो उसमें भी अपना फायदा देख रहे हैं और बता रहे हैं बहुत सारे हैं हमारे पास, तो चुनने में देरी हो रही। देखिए इस बात को चौकसी जी आप समझेंगे, या वो जो कह रहे हैं सज्जन सिंह वर्मा के डर गए आप, ये सोच रहे हैं कौन जीतने वाला मिल जाए हमको। सज्जन सिंह वर्मा जी का तो ये वही सज्जन सिंह वर्मा है, अभी सबको हो जाएगा, जिन्होंने गंदी गंदी गालियां बकी थी दिग्विजय सिंह जी को और वो कैमरे में कैप्चर हो गई थी। तो सज्जन सिंह जी के विषय में तो मैं कमेंट ही नहीं करता, टिप्पणी गंदी गंदी गालियां, गलत गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप क्या कैसी गाली बकी जाती है, क्या करा जाता है, ये पूरी जनता को मालूम है। ये आप ये देखिए गुलरेज जी, क्या है जो गंदी गंदी गालियां जो है ना, गंदी गंदी गालियां आपके कार्यकर्ता आपको दे रहे हैं। ये सिंधिया जी की जो आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, बहुत सारी खुशबू सिंधिया में इकट्ठी हो गई है, तो ये आपके ऊपर हो रहा है। अभी आपके पास ये है कि आप ग्वालियर के कैंडिडेट नहीं डिक्लेयर कर पा रहे। पूरे मध्य प्रदेश में अच्छे से, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपकी स्थिति वो हो गई है कि इधर जाओ उधर जाओ, तो ये आप उसकी बातें मत करो। गंदी गालियां आपके नेता कार्यकर्ता आपको दे रहे हैं कि कहां से लेके आ गए, ठीक है ना। तो किराए की दुकान बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी आपको कीजिए ना अभी आपको महसूस हो भी रहा होगा। अभी तक पहली बार पूरे मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार आपके टिकट लेट हुए, हमारे तो जल्दी हमारे बाद में होते, तो अभी आपके नहीं हुए हैं। तो ये इसे टिकट नहीं होता विजय भाई, बीच में इंटरप्ट करके। संतोष जी मैं आपके पास आऊंगा, उनके बाद आपके पास आ रहा हूँ, पूरी बात हो जाने दीजिए। तो आप फिर इतना डिस्टरबेंस कर देते हैं, फिर कहते हैं कि टाइम ज्यादा दे दिया आपने। गुलरेज जी बात पूरी हो गई आपकी, 1 मिनट और ले लीजिए। मैं ये कह रहा था कि बीजेपी के पास एक इतनी बड़ी लीडरशिप है आज के समय। आप ये समझिए कि दुनिया का सबसे बड़ा दल है, इतने सारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनमें से सबसे ज्यादा महकने वाले और जनता के पास खुशबू फैलाने वाले भोपाल इंदौर में कैंडिडेट नहीं मिल रहा है गुलरेज जी। आप कह रहे हैं बाहर वालों को देंगे, पार्टी में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है आपको। इतनी बड़ी पार्टी है तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। भोपाल में वही नाम आ रहे हैं, कृष्णा गौर, वही नाम आ रहे हैं आपको, मेंदोला विधायक जो आपकी गाइडलाइन भी तो टूटती दिख रही है। विजेश भाई, मैं तो अभी पार्षद के लिए और महापौर के लिए बात नहीं कर रहा कि जब मुख्यमंत्री का चयन होता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा चेहरा लाकर रख देती है किसी भी प्रांत में जिसका आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे पीछे जो आशीर्वाद के हाथ है आप लोग उनको देख नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते। इतने कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता हमारे पास। या जो दुबे जी कह रहे थे कि आप कहीं से भी उठा लाते हैं, कांग्रेस से ले आएंगे, समाजवादी पार्टी से ले आएंगे, जीतने वाला नहीं है आपके पास। एक बात बोलता हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम सामाजिक जीवन भी जीते हैं और हमारी मंशा हमेशा यह रहती है कि समाज में राजनीति को इतना ही स्थान मिलना चाहिए जितने आपके टच में शौचालय को होता है। तो जो समाज में सबसे मुफीद हो, जो समाज के लिए सबसे अच्छा कार्य कर सके, वो कोई भी हो, हमारी विचारधारा को लेके आता है, समाज के लिए अच्छा काम करता है, तो वो सारा खुद।
तो मतलब ऐसे व्यक्ति की और तलाश हो रही है दोनों तीनों जगह पे नहीं, या हमारे जो पास बहुत सारे कार्यकर्ता है। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि नाम चयन हो चुके हैं। अब जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप है उससे उस पर मोहर लगवानी है, नाम चयन हो चुके हैं। तो मोहर लगवाने की वहाँ क्या जरूरत थी? मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं साधना है ना, आपको ये बताना है कि कैडर ऊपर से मोहर लगी है, आपस में मत लड़ो। बिल्कुल नहीं, एक केडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ पट्टावाद नहीं होता कि उन भाई साहब ने कहा था तो कर दिया, वो अड़ गए थे, वरना वो विद्रोह कर देते। उनके इतने कार्यकर्ता जमा हो चुके थे बाहर कार्यालय के और जूतम पजार हो जाती। ये नहीं होता। यहाँ पर कैडर है, वो कैडर के हिसाब से ही चलता है, ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक। पर यार साहब, कैडर वाली पार्टी है, इस वजह से देरी हो रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोगों से रायशुमारी करना पड़ती। आपके यहाँ पट्टावाद है, दो नेता हैं जो नाम चाहें वो तय कर दें, चाहे पर्ची से उठा लें चाहे मुख से बोल दें। आपके यहाँ तय करने में कोई देरी नहीं है। गुटबाजी, अब क्षेत्रीय छत्रप भी नहीं बचे हैं सिंधिया जी के जाने के बाद, तो दो लोगों को तय करना है, इसलिए फटाफट तय कर दिया आपने। उसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या है ब्रजेश भाई, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है ना, ये इनको आदिवासियों में कैंडिडेट नहीं मिलता तो जो है सुलोचना रावत को लड़ा देते हैं। आपके जो है इनके बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत कैडर है, पूरे जो है जितनी जनसंख्या उससे ज्यादा इनके मेंबर है, निष्काल पे मेंबर बना देते हैं। अभी इनको जो है छतरपुर में आपने कैंडिडेट की बात करें, चुनाव में कहाँ से उम्मीदवार लेके आए, समाजवादी अभी महापौर के उम्मीदवार कहाँ से लेके आए। अब ये बातें कर रहे हैं। अब जहां तक जो असल में क्या है, सबसे ज्यादा इनको घबराहट ये हो गई है कि जो है कांग्रेस ने जो कैंडिडेट दिए हैं, अभी ये संजय शुक्ला है, संजय शुक्ला 1.5 साल से लगे हुए हैं क्षेत्र में, तो अब इनको कैंडिडेट मिल गया। तो कभी रमेश नंबर अभी कहते साहब विधायकों पे लड़ा रहे। अरे कैलाश विजयवर्गीय जी भी तो लड़े थे इंदौर से, उस समय विधायक नहीं थे क्या? जो उन्होंने तब वो ये गाइडलाइन नहीं बनाई थी ना उनने। और जब आप ग्वालियर का ही बता दीजिए कि कहाँ से उम्मीदवार लाए हैं आप। कहाँ से? नहीं, ग्वालियर से हमारा देखो, भारतीय जनता पार्टी को लात मार के वो कांग्रेस ज्वाइन करके विधानसभा चुनाव जीते हैं और उनकी वो सर्वे कराया गया है, उनकी पत्नी जो है सर्वे में आई है, इसलिए उनको टिकट दिया गया है। तो ये आप जो विपरीत परिस्थितियों में बीजेपी छोड़ के कांग्रेस से आके इन जो है तो सर्वे भी तो आपके वो नेता कराते हैं, जिसका नाम चाहे उसका दे दें। खंडवा से अरुण यादव का नाम काट दिया था। चलिए, समय भी नहीं है, 30 सेकंड में जवाब देना चाह रहा हूँ गुलरेज जी, 30 सेकंड आपके पास। उसको टिकट देती है हर पार्टी, ठीक है, इसलिए टिकट दिया उनको, उनने हराया है, कांग्रेस के विधायक हैं। अब इनका काम क्या है बोलना? नरोत्तम मिश्रा जी खुद ही कितने वोटों जीते हैं। ठीक है, जीत तो जीत होती है, हमने तो एक वोट से भी देखी है। ठीक है गुलरेज जी, 30 सेकंड में, ठीक है प्रयास जवाब दे रहे हैं। गुलरेज जी 30 सेकंड में, समय नहीं है, मैंने अपना समय काट के आपको दिया है। गुलरेज जी 30 सेकंड में, जो बातें करते हैं, ठीक है परियार साहब, आपकी बात आ गई है जी। गुलरेज जी प्लीज अपनी बात 30 सेकंड में पूरी कीजिए। मैं परियार जी को कहना चाहूंगा कि आप सुलोचना रावत की बात कर लें, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर लें, आप किसी की भी बात कर लें, तुलसी सिलावट जी की बात कर लें। अरे भैया, सब हिंदुस्तान की माटी के लोग हैं, कोई इटली से या पाकिस्तान से उठा के नहीं ले आया आपके जैसे। ठीक है, बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे जी का भी शुक्रिया जो चर्चा में शामिल हुए थे। लेकिन गाइडलाइन तो बनाई है, दोनों ही दलों ने बनाई है, लेकिन इसका पालन कौन कर पाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि गाइडलाइन अपने हिसाब से बनाई जाती हैं और उनको अपने मर्जी के लिए तोड़ मरोड़ भी देते हैं नेता। यदि कहीं कहीं लास्ट में यही रहता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को ही हमने टिकट दिया, फिर चाहे वो गाइडलाइन के दायरे में आए या ना आए। उम्मीद है कांग्रेस ने जो गाइडलाइन बनाई है उसका पालन करेगी। अब तक का इतिहास तो कांग्रेस का रहा है कि गाइडलाइन बनाती जरूर है, लेकिन उनका पालन नहीं करती। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।